आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड बोर्ड के लिए बायोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब जो भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लघु बीजाणुधानी से। तो थोड़ा बेसिक बता दूं मैं आपको। तो जो आवर्तबीजी होते हैं, आवर्तबीजी मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आए, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन पे भी फ्लावर आएगा उन्हें फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। ठीक है। तो उनमें दो पार्ट होते हैं फ्लावर के बेसिकली, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला। मतलब कोई भी आवर्तबीजी प्लांट हो उस पर फूल लगेगा और फूल में एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। तो मेल पार्ट का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वही कौन सा है? लघु बीजाणुधानी। हमारे पास टाइम कम है तो हम धीरे धीरे, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते आपको, तो थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आवर्तबीजी मतलब फ्लावरिंग प्लांट वो हुए जिन पर फ्लावर लगेगा, तो एक मेल वाला पार्ट होगा और एक फीमेल वाला पार्ट होगा। आज हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? अभी मेल वाला पार्ट। और मेल वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? लघु बीजाणुधानी। तो अब लघु बीजाणुधानी के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो देखो, लघु बीजाणुधानी देखने में ऐसी होती है। पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको अंदाजा दूँ, ऐसी, ये 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 जो मैंने पूरी स्ट्रक्चर बनाई इसे आप बोलोगे परागकोश, पूरी स्ट्रक्चर को। और इस पूरी स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट, ये हुआ लघु बीजाणुधानी। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलेंगे हम लघु बीजाणुजनन ऊतक। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो पार्ट होगा इसे बोलेंगे परागधानी भित्ति। दोबारा आते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या? आवर्तबीजी मतलब फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर लगेगा। फ्लावर में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं? मेल और फीमेल। और मेल पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? लघु बीजाणुधानी। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है किसकी है? परागकोश की। परागकोश में ये वाला स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? ये इस पूरी स्ट्रक्चर को इसे बोल रहे हैं लघु बीजाणुधानी। इसके दो हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला पार्ट जिसे लघु बीजाणुजनन ऊतक बोलेंगे, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट से क्या बोलेंगे? परागधानी भित्ति। परागधानी भित्ति के 4 लेयर्स होंगे इसमें, एक एक बार रिवाइज करेंगे। बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीशियम, फिर मध्य परत और फिर टैपिटम। बाह्य त्वचा एक होगी, अंतस्थीशियम भी एक होगी, और मध्य परत एक से लेके 3 तक हो सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है वो है टैपिटम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को ही क्या बोलेंगे हम? टैपिटम। अब देखो, परागकोश के चारों कोनों पर बेलनाकार संरचना पाई जाती है। तो ये दिख रही होंगी बेलनाकार संरचनाएं, ये 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 बेलनाकार संरचनाएं। ये पूरा परागकोश हुआ, ये पूरा। और इस पूरे परागकोश में ये चारों कोनों पर ये वाली संरचनाएं, ये बेलनाकार, ये क्या कहलाएंगी? लघु बीजाणुधानी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि लघु बीजाणुधानी में ऐसा क्या होगा लघु बीजाणुधानी में? तो लघु बीजाणुधानी में बनेंगे परागकण। आपने कोई भी फ्लावर देखा हो तो उस फ्लावर पे जो येलो येलो पाउडर सा होता है वही क्या है? परागकण है। ठीक है। तो लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत को क्या बोलेंगे? टैपिटम। अब जब टैपिटम पढ़ ही रहे हैं तो टैपिटम के जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले टैपिटम लघु बीजाणु क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। लघु बीजाणु क्या हुए वो आप सोचोगे? वो जो मैंने अभी बताया ना, परागकण है, ये परागकण जिससे बनते हैं वही क्या है? लघु बीजाणु। तो बेसिकली ऐसा समझो, लघु बीजाणुधानी के अंदर बनेंगे लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु से ही क्या बनेगा? परागकण। और लघु बीजाणुओं को पोषण कौन देगा? टैपिटम। दोबारा बताऊं, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेंगे? लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु से क्या बनेंगे? परागकण। और लघु बीजाणु को ही पोषण कौन प्रदान करेगा? आपका टैपिटम। और टैपिटम का एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? IAA। तो हार्मोन भी स्रावित करता है। हार्मोन स्रावित करता है तो एक एंजाइम भी याद रख लो, एक एंजाइम भी स्रावित करता है, कैलेज एंजाइम। तो बेसिकली टैपिटम के 3 काम लिख दूँ मैं फटाफट। तो बताओ, जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे। 3 काम। पहला, लघु बीजाणुओं को पोषण देता है। दूसरा, एक हार्मोन भी निकालता है, कौन सा? IAA। ठीक है। और एक एंजाइम भी निकालता है, कौन सा? कैलेज। ही रिकॉल करो, लघु बीजाणुओं को पोषण भी देता है, ठीक है। IAA हार्मोन निकालता है, कोई एंजाइम भी निकालता है, जी हाँ, कौन सा? कैलेज। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। तो अगर रिकॉल करते हैं फटाफट एकदम, लघु बीजाणुधानी क्या हुई? परागकोश के चारों तरफ बेलनाकार संरचना हुई जिसमें परागकण बनेंगे। लघु बीजाणुधानी के 2 हिस्से होंगे, एक परागधानी भित्ति और एक लघु बीजाणुजनन तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लघु बीजाणुजनन। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ देखो, ये वाला हिस्सा क्या था? ये लघु बीजाणुजनन ऊतक।
इस ऊतक की कोशिकाओं को ही क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इन कोशिकाओं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, और उससे क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। ये क्या है? लघु बीजाणु जनन ऊतक। इसकी कोशिका मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जरा डायग्राम से। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, बताओ कौन सी कोशिका है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका कोई भी कोशिका हो, वो जनन से पहले, विभाजन से पहले क्या करेगी? वृद्धि। तो देखो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसमें अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4। तो यहाँ भी 4 बनेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? चतुष्क। अभी मैंने एंजाइम पढ़ाया ऊपर, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम लगेगा और जो चतुष्क बनाता, जो 4 का गुच्छा बनाता, उन सबको अलग अलग कर देगा। इनका ही नाम क्या है? लघु बीजाणु। और यही लघु बीजाणु क्या बन जाएंगे? आगे जाके परागकण बन जाएंगे। एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, दोहरा निषेचन, जिसे द्विनिषेचन या त्रिसंलयन भी बोलते हैं। चलो दोहरा निषेचन पढ़ते हैं। दोहरा निषेचन मतलब 2 बार निषेचन होगा। 2 बार निषेचन होगा। पहला निषेचन जिसका नाम क्या है? संयुग्मन। पहला निषेचन जिसका नाम संयुग्मन। अच्छा, दूसरा निषेचन जिसका नाम त्रिसंलयन। बहुत बढ़िया। पहला निषेचन संयुग्मन, दूसरा निषेचन त्रिसंलयन। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे। पहले निषेचन में क्या होगा? पहला नर युग्मक काम करेगा। दूसरे निषेचन में दूसरा नर युग्मक। ये साइन कौन सा है? ये वाला। देखो ये वाला साइन होता है नर का, और ये वाला साइन होता है मादा का। तो पहला नर युग्मक किसके साथ मिलेगा? इसमें अंड कोशिका के साथ। क्या बनाएगा? युग्मनज। वो आगे वृद्धि करके क्या बना देगा? भ्रूण। और ये वाला निषेचन क्या कहलाएगा? संयुग्मन। दोबारा हो, पहला नर युग्मक किसके साथ मिलेगा? अंड कोशिका के साथ, जो कि मादा युग्मक होता है। और तो क्या बनेगा? युग्मनज। और वो आगे जाके किस में बदल जाएगा? भ्रूण में। दूसरा निषेचन इसका नाम क्या है? त्रिसंलयन। इसमें क्या होगा? दूसरे निषेचन में दूसरा नर युग्मक किसके साथ मिलेगा? द्वितीयक केंद्र के साथ। और क्या बनाएगा? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे PEC। दोबारा याद करेंगे। द्विनिषेचन में 2 बार निषेचन होगा, एक पहला निषेचन और एक दूसरा निषेचन। पहले निषेचन का नाम संयुग्मन, दूसरे निषेचन का नाम त्रिसंलयन। पहला नर युग्मक किससे मिलेगा? अंड कोशिका के साथ। क्या बनाएगा? युग्मनज। वो आगे चल के क्या बनाएगा? भ्रूण। दूसरा नर युग्मक किसके साथ मिलेगा? द्वितीय केंद्र के साथ। क्या बनाएगा? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन कई बार आए हुए, ये भी देख लेते हैं। एक भ्रूण होता है द्विबीजपत्री भ्रूण, उसका डायग्राम आपको ऐसे इस डायग्राम बनाना है। ज़रा मैं एक बार बना के बता दूँ आपको कैसे बनेगा ये। यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली एक पहले लाइन लेनी है ऐसे। लेट मी फिक्स दिस, थोड़ा साइड में हो गया। चलो देखो कैसे बनाएंगे इसे डायग्राम को। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। छोटा डायग्राम बनाते हैं, कहीं पेज मिले मुझे। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखना डायग्राम को। एक बार 1-2 बार आप भी खुद से बनाओगे तो हो जाएगा। ऊपर वाला डायग्राम ही, कुछ नहीं करना आपको। देखो ऐसे एक लाइन लो, ऐसे लेके आओ। मैं साथ में उधर भी दिखाता चलूँ। ऐसे एक लाइन ने ऐसे लिया, उसी लाइन को नीचे से घुमाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऐसे जंक्शन दो, थोड़ा टैबलेट शुगर रहे ऐसे, और इसे 2 पार्ट में बांट दो, एक और यहाँ से 2। कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऐसा, बस ये डायग्राम बनाना है आपको। कोशिश करना, बन जाएगा, इतना भारी नहीं है। इस पार्ट को बोलेंगे प्रांकुर। नाम याद करना है। ये 2 बीजपत्र हो गए, क्योंकि द्विबीजपत्र है। पहला बीजपत्र, दूसरा बीजपत्र। ऊपर प्रांकुर है, नीचे मूलांकुर। और ये क्या है? मूल को, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट कैप। अब आगे आओ, अब आपको बना के दिखाते हैं भ्रूणपोष का डायग्राम। जल्दी देखो, भ्रूणपोष ऐसे करके बनाओ, ऐसे लाइनिंग तो नीचे, फिर यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये, और एक लाइन यहाँ से यहाँ। अब ध्यान से देखेंगे जरा, बताओ ऊपर कितनी कोशिका दिख रही? 1 2 3, नीचे 4
5 6 और एक बीच में वो ये बड़े वाली कोशिका। तो कितनी कोशिका होगी टोटल? 7। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये कौन सी स्ट्रक्चर है? भ्रूणपोष की। अच्छा कितनी कोशिका है इसमें? 7। केंद्रक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 केंद्रक है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना को ही क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। ऊपर वाली 3 कोशिकाओं का नाम प्रतिव्याशांत कोशिकाएं, नीचे वाली इन तीनों कोशिका को बोलते हैं अंड समुच्चय, और ये जो बीच में कोशिका होगी इसे बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। एक बार इधर नाम लिख रखे हैं मैंने, वही देखेंगे। प्रतिव्याशांत कोशिका, बीच वाली केंद्रीय कोशिका, और ये अंड उपखंड से मैं अंड समुच्चय भी बोल रहा था। ठीक है, और इसमें ये क्या है? यही है वो अंड कोशिका। बताया ना मैंने, पहला नरयुग्मक किससे मिलेगा? अंड कोशिका से, और दूसरा नरयुग्मक किससे मिलेगा? द्वितीय केंद्रक से। इन 2 केंद्रकों से। अगले पार्ट में आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अपरा क्या है? अपरा मतलब प्लेसेंटा। क्या होती है प्लेसेंटा? देखो कोई भी भ्रूण हो, अब मानव की बात कर रहे हैं, ये भ्रूण है। भ्रूण मतलब जो बेबी बन जाएगा, ये माँ के वूम्ब में है। वूम्ब मतलब गर्भाशय में। अब अगर ये माँ के भ्रूण में है और विकास कर रहा है, मतलब बेबी बनने वाला है, तो इसे श्वसन भी करना है, इसे खाना भी चाहिए, मतलब पोषण भी करना है। अब उसके बाद इसका ब्लड फिल्टर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड तो हमारा भी फिल्टर होता है। तो देखो इसे खाना भी देना है, इसे श्वसन भी कराना है, इसका उत्सर्जन भी कराना है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट इसमें बन रहे होंगे उन्हें हटाना भी है, और इसे मेंटेन भी करना है, नहीं तो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने दोबारा क्या बताया बताओ? ये माँ के वुम्ब के अंदर, गर्भाशय के अंदर, गर्भ के अंदर एक विकासशील भ्रूण है। क्या है? विकासशील भ्रूण, जो आगे जाके बेबी बनेगा। तो इसे पोषण भी चाहिए, इसे श्वसन भी चाहिए, इसे उत्सर्जन भी करना है, और इसे हार्मोन्स लेवल पे भी मेंटेन करना है। चलो ये तो पॉइंट भूल ही जाओ आप। पोषण देना है और उत्सर्जन भी कराना है, श्वसन भी कराना है। ये सब जितने भी काम है, यही काम कौन करती है? प्लेसेंटा। बेसिकली एक रास्ता हुआ, एक कनेक्शन हुआ, किस किस के बीच का? माँ और विकासशील भ्रूण के बीच का। माता और विकासशील भ्रूण के मध्य पाए जाने वाला भौतिक दिख रहा होगा, एक रास्ता है। कार्य के सारे कार्य कर रहा है, उत्तक का बना हुआ है, इसीलिए उत्तकीय संबंध को ही क्या बोलते हैं? अपरा। अपरा के पहला कार्य मैंने बता दिया, पोषण है। फिर श्वसन है, O2 CO2 का आदान प्रदान करता है। उत्सर्जन मतलब यहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे सब माँ के ब्लड में चले जाएंगे। अगला एक ग्रंथि भी है। अपरा किसके तरीके से काम करता है? ग्रंथि के। तो ग्रंथियाँ तो हार्मोन निकालेगी। कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और इम्पोर्टेंट HPL और HCG। दोबारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL और HCG। ठीक है। अगला, नर जनन हार्मोन का नाम व पुरुष में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो नर जनन हार्मोन को क्या बोलते हैं? जो नर में, मेल में, मतलब लड़कों में पाया जाता है, वो हार्मोन एंड्रोजन है। उसका एक एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है। जैसे मादाओं में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ऐसे ही नर जनन हार्मोन हुए एंड्रोजन, और उसका एक एग्जाम्पल क्या हुआ? टेस्टोस्टेरोन। अब जो पुरुष हैं उनमें कुछ 3 सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, नाम याद होना चाहिए। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। अगला, जो मेल होता है, तो मेल के पेनिस से जो लिक्विड आता है वह है सीमेन, जिसमें स्पर्म होते हैं। वही मेल के पेनिस से जो लिक्विड बाहर आता है सेक्स करते टाइम, वो सीमन है, और उसमें क्या मिलते हैं? स्पर्म। याद रखेंगे आप ये बात। और इस सीमन को वीर्य बोलते हैं अंतिम में। और इस वीर्य का 25 से 30% भाग कौन बनाती है? प्रोस्टेट। और 60 से 70% भाग कौन बनाती है? शुक्राशय। आगे बात समझ में? ये वाला तो ये याद रखेंगे। प्रोस्टेट कितनी होती है? 1। शुक्राशय कितनी होती है? 2। और कॉपर कितनी होती है? 2। ये भी कुछ स्पेशल टाइप का एक तरल निकालती है। जब कॉपुलेशन होता है, मतलब सेक्स होता है, उससे पहले एक लिक्विड निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट गंधवत तरल। वो कौन निकालती है? कॉपर। अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने की कोशिश करेंगे जरा। पहला, पीत पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली फीमेल्स में बनता है। कब बनता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। याद रखेंगे कब बनता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। किन में बनता है? फीमेल में बनता है। कैसे? अच्छा जरा थोड़ा देख लेते हैं।
तो एक LH हार्मोन होता है, उसकी अधिकता के कारण जो फीमेल में ग्राफियन पुटिका बनती है तो वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। किसके कारण? LH की अधिकता के कारण क्या फट जाती है? ग्राफियन पुटिका। तो जब वो फटेगी तो एक पीले रंग की एक अस्थायी ग्रंथि बनेगी, एक संरचना बनेगी, जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ये हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोबारा आते हैं, फीमेल में जब पीरियड्स चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, याद रखेंगे। तो जैसे ही साइकिल का 14वां दिन आता है, 14th डे आता है, तो उन फीमेल्स के अंदर ही एक ग्राफियन पुटिका जो होती है वो LH हार्मोन के कारण फट जाती है। कौन से डे पर? 14th डे पर। क्या फटती है? ग्राफियन पुटिका। क्यों फटती है? LH के कारण। और किस चीज़ का? देखो ये पुटिका है, वो LH हार्मोन आया, उसके कारण ये फट गई, रप्चर हो गई ऐसी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये पीले रंग की स्ट्रक्चर जो बनेगी, पीला रंग से ड्रॉ करता हूँ, चलो। ये जो पीले रंग की स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी, अरे सॉरी, जो पीले रंग की स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी कुछ, इस पीले रंग के स्ट्रक्चर को ही क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कौन सा हार्मोन निकालेगी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला आते हैं कोलेस्ट्रम, प्रथम स्तननी। क्या होता है प्रथम स्तननी? देख लेते हैं एक बार। अब प्रेगनेंसी पूरी होगी, शिशु का जन्म हो गया, तो शिशु का जन्म होने के बाद जो माता जो अपनी स्तन ग्रंथियों से उसे दूध पिलाएगी, सर्वप्रथम जो दूध उसके स्तन ग्रंथियों से आएगा वो पीले रंग का होगा। पीले रंग का क्यों हो गया? उसमें प्रोटीन होती है। इसी पीले रंग के प्रोटीन भरे दूध को ही क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। याद रखेंगे, ठीक है। और इस कोलेस्ट्रम में एक एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। याद रख लो अगर याद रख सकते हो तो। अगला वृषण जालिका। वृषण मतलब टेस्टिस। मेल में आपको पता होगा एक पेनिस होता है और पेनिस के नीचे वो अंडकोश होता है जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, ठीक है। तो वही वृषण से संबंधित है वृषण जालिका, जाल जैसी संरचना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, शुक्र जनन और अंड जनन। चाहे शुक्र जनन हो चाहे अंड जनन हो, दोनों ही 3 स्टेजेस में होते हैं, 3 चरणों में होते हैं। पहले चरण का नाम है गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि और तीसरा परिपक्वन। सेम यहाँ भी है। अंड जनन की बात करेंगे, 3 ही अवस्थाएं, गुणन, पोषण, परिपक्वन। याद रखेंगे। बेसिकली पोषण बोलो या वृद्धि बोलो एक ही बात है। तो शुक्र जनन कहाँ होता है? वृषण में। इसी तरीके से जो अंड जनन होता है वो होता है अंडाशय में, ठीक है। कैसे? देखो, वृषण के अंदर कोशिका होती है, निर्जनन कोशिका। उनमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है और अर्धसूत्री में 1 से 4। तो यहाँ 2 बना दी, 1 और 1, 2। फिर इनमें दोबारा समसूत्री विभाजन कराओ, ये बन गई। ये ऐसे ही बनती जाती है लगातार, ठीक है। तो गुना हो रही है, देखो 1 से 2 बन गया, फिर 2 से 4 बन गई, तो गुणन अवस्था हुई। और कौन सा विभाजन हो रहा है इनमें? समसूत्री। कोई एक कोशिका मैंने निकाल ली, इस कोशिका का नाम क्या है? नरजनन कोशिका। फिर इसमें क्या होगी? वृद्धि। वृद्धि होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और अब इसका नाम नरजनन कोशिका नहीं हुआ, अब इसका नाम बदल गया, ऐसे बोलेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन नंबर 1, फिर 2 कोशिका बनेंगी, बन गई। इन 2 कोशिकाओं का नाम है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब अगर सूत्री विभाजन 1 हुआ तो 2 भी होगा, और सूत्री विभाजन 2 होगा तो फिर 2 कोशिका बनेंगी, 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, ठीक है। तो टोटली देखो आप, इस वाली कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? 4। इन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? शुक्राणुपूर्वी। और यहाँ इस अवस्था को क्या बोलेंगे? परिपक्वन अवस्था। इस अवस्था को क्या बोलेंगे? वृद्धि अवस्था, मतलब वृद्धि हो गई। ये कोशिका छोटी थी, अब बड़ी हो गई। अब इनसे ही क्या बनेंगे? शुक्राणु, ये बन गए। और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? शुक्र जनन। दोबारा देखेंगे एक बार, क्या क्या मैंने बोला, जल्दी रिकॉल करते हैं फटाफट। देखो जरा, शुक्र जनन कहाँ होता है? वृषण में। वृषण में कौन सी कोशिका है? नरजनन कोशिका। उनमें कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। कोशिका से कितनी कोशिका बनी? 2, फिर 2 से 4, कोई एक कोशिका निकाल ली मैंने। इसके अंदर क्या हुई? वृद्धि। इसलिए कौन सी अवस्था? वृद्धि अवस्था। वृद्धि हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो नाम भी बदल गया, नाम बदल गया प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री नंबर 1। फिर कितनी कोशिका बनेंगी? 2, इनका नाम द्वितीयक। ये प्राथमिक थी तो ये द्वितीयक। फिर अर्धसूत्री नंबर 1 हुआ तो अब कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन 2, तो इन 2 कोशिकाएं बनेंगी, इनका नाम
शुक्राणुपूर्वी, शुक्राणुपूर्वी से ही क्या बनेंगे, शुक्राणु, ये शुक्राणु, इसे क्या बोल रहे हैं, शुक्रजनन। सेम प्रोसीजर यहाँ है। देखो प्राथमिक जननिक कोशिका, वही समसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 बनेंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी, वो पोषण होगी, बड़ी हो गई, प्राथमिक अंड कोशिका। ऊपर बोला था प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, यहाँ प्राथमिक अंड कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन नंबर 1 हुआ, 2 कोशिका बनी। पर यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ तो दोनों कोशिका आप देख रहे होंगे सेम साइज की बनी थी, पर यहाँ अलग अलग साइज की बनेंगी। मतलब इस कोशिका का पोषण इस कोशिका ने ले लिया, इसलिए बड़ी बन गई। और जो छोटी बनी उसका नाम ध्रुवीय पिंडक, और जो बड़ी बनी उसका नाम द्वितीय अंड कोशिका। अर्धसूत्री विभाजन 1 हुआ था, अब अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा। 2 होगा तो फिर 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी बनेगी, एक बड़ी बनेगी। जो बड़ी बनेगी वही क्या है, अंडाणु, और अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। अब आगे मूव करते हैं। गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय का क्या मतलब है, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके हैं बेसिकली। मोस्टली आपको पता होंगे, पर फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। गर्भ निरोधक उपाय का मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके क्या है। मतलब जनसंख्या जो वृद्धि ज़्यादा हो रही है उसे सीमित करने के लिए, लिमिटेड करने के लिए अलग अलग प्रकार के किसका यूज करा जाता है, साधनों का। इन्हें क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक उपाय। जैसे कि गर्भ निरोधक उपाय का एक एग्जाम्पल दो जो आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा, कॉन्डोम्स। तो ये गर्भ निरोधक उपाय हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके हैं। प्रेगनेंसी को रोकने के 2 प्रकार के तरीके हैं, या तो प्राकृतिक तरीका है या कृत्रिम है। कृत्रिम में फिर 2 तरीके के हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। स्थायी तो ऐसे हुए मतलब जिन्हें नसबंदी बोलते हैं। मेल में अगर नसबंदी हो रही है तो वेसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल में नसबंदी हो रही है तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये तो स्थायी हो गया, अगर एक बार किसी ने करा लिया तो अब प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। अब एक है अस्थायी, मतलब जब तक इनका उपयोग करोगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, और जैसे ही बंद कर दोगे प्रेगनेंसी हो जाएगी। पहला आएगा निरोध, मतलब कॉन्डोम्स। दूसरा आएगा आईयूडीज, और तीसरा आएगा गोलियां जो पिल्स लेते हैं वो। अप्राकृतिक उपाय कौन से हुए, बाह्य स्खलन, अगला आवधिक संयम, और तीसरा स्तनपान अनार्तव। याद रखेंगे नाम। बाह्य स्खलन मतलब सेक्स करते टाइम पेनिस को पहले ही बाहर निकाल लेना। आवधिक संयम का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक सेक्स ना करें। और स्तनपान अनार्तव का मतलब है जब कोई लेडी बच्चे को जन्म दे देती है माँ, तो उसके बाद 6 महीने तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं। मतलब 6 मंथ तक अगर सेक्स करेंगे मैक्सिमम, तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। यह है स्तनपान अनार्तव। आओ जनसंख्या विस्फोट पढ़ लें। जनसंख्या विस्फोट से क्या मतलब है, आपको पता ही होगा विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से ही बढ़ती जा रही है। इंडिया की कितनी बढ़ गई, 140 करोड़ अब पार कर गए हम, चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो जनसंख्या विस्फोट से क्या मतलब है, तो विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ रही है, डेटा तो बताओ। तो प्रति सेकंड 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं, मतलब प्रति सेकंड 2 व्यक्ति आ रहे हैं। और ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे तो प्रतिवर्ष कितने लोग आ रहे हैं, 7 करोड़। इसके हिसाब से लगातार जनसंख्या क्या होती जा रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे ही क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट हुई। अब इसे रोके कैसे, रोकेंगे कैसे भाई, गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग करो, ऊपर बताया, और बाल विवाह को रोकना चाहिए, और फैमिली प्लानिंग करो, मतलब हमारे 2 टाइप अपनाओ। अगला यौन संचरित रोग, जो सेक्स से फैलते हैं, यौन संचरित रोग हो गए, जैसे एड्स पता ही होगा, फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला सिफिलिस हो गया, ये सब सेक्स से फैलते हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या है, IVF पात्र निषेचन, GIFT की गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र याद करनी है। ट्रांसफ़र की स्पेलिंग ये है, वो एन ऊपर लगा दिया, ट्रांसफ़र। जिफ्ट की क्या है, देखो ऊपर, अगर गिफ्ट की हो तो गैमेट, और जिफ्ट की हो तो जाइगोट। अगला चिकित्सकीय सगर्भता समापन, MTP, आप इसे जानते हो अबॉर्शन के नाम से। अबॉर्शन क्या, अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से गर्भता पूर्ण होने से पहले ही किए गए गर्भपात को MTP कहते हैं। बेसिकली आपको पता होगा प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, लगभग 9 महीने की। अगर आप 9 महीने से पहले ही, अपनी इच्छा से पहले ही इस प्रेगनेंसी को पूरा करा दे तो इसे अबॉर्शन बोलते हैं, इसे कहा जाता है MTP। इस पर स्टैच्यूटोरी बैन है। स्टैच्यूटोरी बैन मतलब होगी तो करा तो आप सकते हैं, पर लीगली मतलब ऐसे डॉक्टरों की आपको परमिशन चाहिए, आप ऐसे ही लीगल अबॉर्शन नहीं करा सकते। IUD के उदाहरण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तामामोचक IUD कौन सी है, कॉपर टी, ऐसे लिखते हैं, CU मतलब कॉपर और फिर टी। और हार्मोन मोचक IUD कौन सी हुई, LNG-20, इसका दूसरा नाम भी है मिरेना। अच्छा, इसकी PDF आपको अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अगला
मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, आपको पता होगा मानव मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़ी होते हैं। अब मेल होता है मानव में, एक फीमेल होती है। मेल में भी 46 होंगे, फीमेल में भी 44 तो एक जैसे होंगे दोनों में। 45वां यहाँ होगा एक्स और यहाँ भी एक्स। 46वां यहाँ होगा वाई, यहाँ होगा एक्स। ऐसे याद रखेंगे। तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। आ जाओ जरा देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने एक तरफ मेल लिया, एक तरफ फीमेल लिया। मेल ये होता है, फीमेल ये होता है। ठीक है, इसमें कौन सा विभाजन करा रहे हैं? अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा। आधा मतलब आधा कैसे कर दो? अब 44 का आधा करो तो 22 इधर आ गया। 44 का आधा 22 इधर आ गया। एक एक्स इधर आ गया और वाई इधर आ गया। ठीक है, सेम इधर करके दिखाते हैं। आधा कीजिए 22 इधर, 22 इधर। अब 2 एक्स है, एक एक्स इधर और एक एक्स इधर। आ जाओ। नर में क्या बनते हैं? शुक्राणु और मादा में अंडाणु। भी नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा? निषेचन। देखो जरा कैसे मिलाएंगे, एक बार यहाँ पे मिला के दिखाते हैं आपको। कोई नहीं, चलो यहीं पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्लाइड ले लेता हूँ। कोई नहीं, चलो वहीं पे देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ ध्यान देना है मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको एक ऐसा पुनेट स्क्वायर बनाना है। जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ उसका नाम है पुनेट स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर बनाओ, इसमें से लाइनिंग करो 1 2 ऐसे 3 4, ऐसा बॉक्स बनाओ, बीच में से लाइन करो। एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। ज़रा मेल में बताओ क्या था? 22 + x, यहाँ लिखते हैं मैंने 22 + x। दूसरा क्या था? 22 + y, 22 + y। ज़रा फीमेल में बताओ क्या था? 22 + x और 22 + x। तो यहाँ लिखते हैं 22 + x, यहाँ भी 22 + x। अब ये वाला बॉक्स भरूंगा मैं, पहला बॉक्स भरने के लिए इसे और इसे मिला दूंगा। 22 और 22 44, x और x x x x x हुआ तो क्या हुई? लेडी, मतलब पुत्री। अब ये वाला बॉक्स भरना है। ये वाला बॉक्स कैसे भरेंगे? इसे और इसे मिला के 22 और 22 44, x और y मतलब पुत्र। ये वाला बॉक्स भरना है। तो ऊपर क्या है? 22 + x। इधर क्या है? 22 + x, 22 और 22 44 और x और x x मतलब पुत्री। अब इस वाले बॉक्स को भरो, 22 और 22 44, x और y xy। तो क्या हो गया? पुत्र। परिणाम क्या हुआ? पुत्र भी हुए, पुत्री भी हुए। कितने में हुए? 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, 2 पुत्री हुई, मतलब 2 अनुपात 2, 2 एकम 2, मतलब 1 अनुपात 1। खत्म हो गया। ये था लिंग निर्धारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अब बिंदुत परिवर्तन। बिंदुत परिवर्तन मतलब जीन में होने वाले परिवर्तन। जीन होते हैं डीएनए के अंदर। आपने पढ़ा होगा डीएनए के अंदर कुछ पार्ट को क्या बोलते हैं? जीन। और अगर इस जीन में अचानक से ही कोई बदलाव आ जाए उसे क्या बोलते हैं? बिंदुत परिवर्तन। बिंदुत परिवर्तन कैसे भी हो सकता है, जैसे एक्स किरणें पड़ जाएं, यूवी किरणें पड़ जाएं, या तंबाकू के कारण भी। एक उदाहरण दे दो, सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है? जो आपके आरबीसी होती हैं, आरबीसी पता होगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल या रेड ब्लड सेल, वो ऐसी ना होके इस बीमारी के कारण दांती के आकार की हो जाती हैं, सिकल हो जाती हैं। सिकल मतलब दांती के आकार की। अगले पे चलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। पहले अपूर्ण प्रभाविता खोज किसने करी थी? कार्ल कोरेंस ने। बहुत अच्छी बात है। क्या होता है इसमें देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुलाबांस पौधे में गुलाबी रंग के पुष्प। कैसे? आ जाओ, एक मेल लो, वही क्रॉस जो ऊपर करा था, और एक फीमेल लो, ऐसे बनाओ। ठीक है, बेसिकली आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या है। एक पेड़ है, उसे बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। यहाँ देखें जल्दी, पेड़ का नाम मिराबिलिस जलापा। इसके अंदर 3 टाइप के फूल लगते हैं, एक रेड, एक वाइट और एक पिंक। मैं रेड को कैसे लिखूंगा? RR से। वाइट को कैसे लिखूंगा? छोटा r से। और पिंक को बड़ा R छोटा r से। ऐसे ही अब मैं क्या कराऊंगा? इन दोनों का क्रॉस कराऊंगा। देखो कैसे। बड़ा R लिया मतलब लाल वाले, छोटा R लिया मतलब सफ़ेद वाले। वही अर्धसूत्री विभाजन कराओ, एक R इधर और एक R इधर। इसमें भी कराओ, छोटा R इधर, छोटा R इधर। निषेचन करा दो। अब कराओ, मिला के देखो, बड़े R को छोटे R से मिला दो, क्या बना? बड़ा R छोटा R। कैसे बनेंगे? गुलाबी। ये जो पीढ़ी बनी, पहले वाली पीढ़ी से बोलेंगे F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ ही क्रॉस कराओ, मतलब बड़ा R छोटे R का क्रॉस
बड़े आर छोटे आर के साथ ही कराओ। कैसे कराएंगे? वही 2 लाइन लगाओ, एक तरफ बड़ा आर तो एक तरफ छोटा आर, सेम इधर एक तरफ बड़ा आर और एक तरफ छोटा आर। अब बॉक्स बनाओ वही जो पीछे सिखाया था, ऐसे 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 सेम। एक तरफ मेल लिखो, एक तरफ फीमेल। बताओ मेल में क्या था? बड़ा आर छोटा आर। फीमेल में भी बड़ा आर छोटा आर, मिला के लिखो बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर। बताओ इनका नाम? ये होंगे रेड, ये होंगे पिंक, ये होंगे पिंक, ये होंगे वाइट। परिणाम क्या हुआ? बड़ा आर कितना बना? 1। बड़ा आर छोटा आर कितने बने? 2। और छोटा आर कितना बना? 1। इसे बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात। याद रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है? बड़ा आर लेना है, बड़ा आर छोटा आर लेना है, क्रॉस कराना है। कैसे? अड़सूत्री विभाजन, बड़ा आर एक तरफ, छोटा आर एक तरफ। आगे की प्रोसीजर वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे। जो नई पीढ़ी बनी से क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी। आगे आते हैं परीक्षार्थ संकरण पे, मतलब टेस्ट क्रॉस पे। परीक्षार्थ संकरण में क्या करते हैं? F1 पीढ़ी की संतान का क्रॉस कराते हैं शुद्ध अप्रभावी जनक से, मतलब छोटा टी से। मटर के पौधे में एक बड़ा टी होता है, मतलब बड़ा पौधा हुआ। एक होता है छोटा टी, मतलब जो छोटा पौधा हुआ। तो इसमें F1 पीढ़ी की संतान का क्रॉस किससे कराते हैं? शुद्ध अप्रभावी जनक, मतलब छोटा टी से। इसे क्या बोलते हैं? परीक्षार्थ संकरण। याद रखेंगे, कुछ नहीं करना आपको। बड़ा टी लेना है, उसका क्रॉस छोटा टी के साथ कराना है। और एक बार बड़ा टी लेना है, इसका क्रॉस छोटा टी के साथ। दोबारा बड़ा टी का क्रॉस भी छोटे टी से कराना है, और बड़ा टी का क्रॉस भी छोटे टी से कराना है। इसे क्या बोलेंगे? परीक्षार्थ संकरण। अगला, मेंडल के प्रभाविता के नियम, मंशा गति के नियम। मेंडल ने 7 साल किस पे काम करा था? उद्यान मटर पे। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, याद कर लेना। इस पे काम करा कितने साल तक? 7 साल तक। और 3 नियम दिए, तीनों नियम याद करेंगे। प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम है, ठीक है। प्रभाविता का नियम मतलब इस नियम में क्या होगा? एक लक्षण प्रभावी होगा तो दूसरा अप्रभावी हो जाएगा। इसमें अभी मैंने बताया। विसंयोजन का नियम देखो जरा जल्दी। ये लो बड़ा आर, जैसे ही युग्मक बनेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एक बड़ा आर अलग, दूसरा बड़ा आर अलग, इधर भी छोटा आर अलग, छोटा आर अलग, दोनों अलग हो गए। कब? युग्मक बनने के समय। तो यही था विसंयोजन का नियम। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम याद करोगे, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से अलग होती है। अगला, आनुवंशिक रोग क्या है? वही ऐसे रोग जो डीएनए में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर डीएनए बदल गया तो आनुवंशिक रोग हो गया। अगर आनुवंशिक रोग पापा को या मम्मी को था तो उनसे वो किस में चला जाएगा? उनके बच्चों में। याद रखेंगे, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो सकते हैं? संचरित। अगला, डाउन सिंड्रोम। याद रखेंगे, डाउन सिंड्रोम में वे गुणसूत्र की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। बेसिकली 21वीं जोड़ी गुणसूत्र कितने होने चाहिए थे? 2, हो जाएंगे 3, ठीक है। हमारे अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र थे, अभी बताया था। मतलब पहला गुणसूत्र भी 2 है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो 21वें गुणसूत्र भी कितने होने चाहिए थे? 2। पर जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया उसमें 21 गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल हो जाएंगे 47। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? जो एक्स गुणसूत्र होगा उसकी मोनोसोमी हो जाएगी, मतलब वो 1 हो जाएगा। होने चाहिए थे 2, हो जाएंगे 1। तो कितने गुणसूत्र बन जाएंगे? 45। नोट, आपने सुना होगा 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी और ए, बी और ओ। ए को लिखने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं, जरा जल्दी देखते हैं। अगर मुझे ए लिखना है तो आप एक मंत्र याद रखो। मंत्र ये है कि हमारे पास ब्लड ग्रुप बनाने वाले 3 अलील होते हैं, 3 जीन होते हैं। एक IA, एक IP और एक IO, ठीक है। इनके 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको, ठीक है। देखो मैं बनाता हूँ। जैसे मैंने बनाया IA, तो ब्लड ग्रुप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे, ए हो जाएगा। ऐसे ही बताओ IB, तो ब्लड ग्रुप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, बी हो जाएगा। ऐसे ही IO, तो बताओ क्या बन जाएगा? ओ। ऐसे ही IA, बताओ कौन सा बन जाएगा? AP। अब थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि अगर IO आ जाए तो कौन सा होगा। तो याद रखेंगे, ए और बी की पावर बराबर होती है, यानी हमेशा ज़्यादा किससे होती है? ओ से। मतलब ए और ओ दोनों साथ में आ गए तो इसे बोलेंगे ए, मतलब ए की चलेगी, अब ओ की नहीं चलेगी। सेम IB, IO, बताओ किसकी चलेगी? बी की। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी।
अब ये डायरेक्ट याद करने हैं आपको। वर्णांत वाहक स्त्री, स्त्री मतलब एक्स एक्स, वाहक मतलब किसी एक एक्स पर सी लिख दो, वर्णांत मतलब क्लर करने। पुरुष मतलब एक्स वाई, उसके ऊपर सी लगा दोगे तो वर्णांत हो जाएगा। मतलब वर्णांत में जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते। वर्णांत स्त्री कैसे लिखते हैं, एक्स सी एक्स सी। अगर एक पे सी लिखा तो वाहक हो जाएगी, दोनों पे लिखते हैं तो वर्णांत। सेम कहानी यहाँ भी है नीचे।